दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। आज काफ़ी दिनों के बाद आज सबके सामने फिर से उपस्थित हुए। कुछ बातें थी जिस वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। आपको मैंने बीच में हिंदी क्लास भी स्टार्ट की थी, जिसमें आपको लगभग 3 क्लास दे दी है। उसके आगे का आपका हिंदी का जो भी पढ़ा हुआ है तो उसको भी अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत ही जल्दी। और इसके साथ साथ आपका ये जो संविधान का पोर्शन है, पॉलिटी का जो आपका पोर्शन है, तो इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी क्लासेस आपको कंटिन्यू डेली रूप से मिलेंगी। इसमें से ऐसा रखेंगे कि आपको अल्टरनेट रूप से क्लास देते जाएंगे, या 3 दिन जैसे आपकी हिंदी की मिल जाएगी क्लास, और आपको 3 दिन यहाँ पर जो है पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारा रूटीन है आपका, ये सारा रूटीन आपका मंडे से कंटिन्यू होगा। और अभी तो केवल आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। बाकी चीज़ें से आप सब आपके फिर मंडे से आपका कंटिन्यू होंगी। देखिए, आज का ये आपका पॉलिटी का पहला वीडियो है, जिसमें से आप लोगों को जो है संविधान के बारे में सीखना है कि आखिरकार भारत का संविधान और संविधान की जो प्रस्तावना। देखिए, हम लोग सबसे ज़्यादा उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है पेपर में सवाल आने की संभावना होती है। और देखिए, ये सारी चीज़ें आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होती है। और एक बात और बता दूं भैया, कि आप लोगों को इस चैनल पर जो भी कुछ कंटेंट मिलेगा वो सारा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई चार्ज नहीं है आपका, कोई पैसा नहीं लगना है, आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। हाँ, बस ये है कि आप वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो ज़रूर फिर आप लोग कंटिन्यू करिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझना क्या है कि भारत का संविधान की प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, जो आपके संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी का दूसरा नाम आपका उद्देशिका होता है, याद रखिएगा। इसी को हम लोग अंग्रेजी में यहाँ पर प्रेम्बल भी बोलते हैं। इसका प्रस्तावना को दूसरा नाम यहाँ पर उद्देशिका है, इसी को हम लोग जो है प्रेम्बल भी बोलते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी कि ये क्या लिखा है, और नहीं तो मैं आपको एक बार पढ़ कर के भी सुना देता हूँ। देखिए, लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गई पूरी आपकी दोस्तों जो प्रस्तावना की भाषा है, आपकी यहाँ पर जो प्रेम्बल की लैंग्वेज क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमको समझना है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने लिखा? बिल्कुल हाँ, बताइए कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने लिखा? तो दोस्तों, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया होगा कि अमेरिका का वह संविधान है कि जिसने सबसे पहले अपना लिखित संविधान तैयार किया था। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था, और उसके बाद में कई देशों ने अपने यहाँ पर संविधान बनाया, कई देशों ने बनाया, और कई देशों ने जो भी संविधान बनाया तो उन्होंने वहाँ पर प्रस्तावना की भावना को रखा, यानी कि प्रस्तावना को सम्मिलित किया, और ये सब कुछ उन्होंने अमेरिका के संविधान से लिया। इसी प्रकार से हमारे देश ने भी जो है प्रस्तावना का जो विचार है तो अमेरिका से लिया है। अब देखिए, यहाँ पर एक आपका ऐसा प्रश्न आता है जो कि बड़ा कंफ्यूज करता है। हम लोग इस तरीके से परेशान होते हैं कि भैया इस प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया से लिया है कि इस प्रस्तावना को जो यहाँ पर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिए कि अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना के विचार को लिया है कि हमारे देश की संविधान में भी एक प्रस्तावना होगी। यह बात हमने अमेरिका के संविधान से ली है, लेकिन हमारे जो है प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी ये बात हमने दोस्तों
कहाँ से लिए, तो ये बात हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है कि हमारे प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, ये भाषा के बारे में जो हमने विचार लिया है तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो देखिए आपको 3 क्वेश्चन हो गए। पहला कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने तैयार किया, तो आपका अमेरिका के संविधान ने। हमने जो प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया, तो भैया यहाँ पर अमेरिका के संविधान से लिया। हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा को हमने किस देश से अपनाया है, तो हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया भी जो है किससे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा को अपनाया है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गई होंगी और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप लोग पूरा वीडियो रेगुलर रूप से देखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जितने भी फैक्ट्स बताए जाएंगे आपको यहीं पर ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अब देखिए दूसरी यहाँ पर बात लिखी उद्देशिका, ठीक है, हम लोग यहाँ से समझते हैं उद्देशिका, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश ने जो भी संविधान बनाया, संविधान बनाने में जो यहाँ पर आपका प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना पर जो है सबसे ज़्यादा किस बात का प्रभाव है, यह प्रस्तावना जो है किस एक घटना पर आधारित है। इस तरीके से भी आपका प्रश्न आता है कि प्रस्तावना पर जो है किस बात का प्रभाव है, यह प्रस्तावना जो है किस घटना पर आधारित है, या इसका नाम जैसे आपका उद्देशिका है तो हम लोग इसको उद्देशिका कैसे कह देते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारे देश की संविधान सभा तैयार हुई तो संविधान सभा की वहाँ पर जो पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 बैठकें और इनके क्रम और इनकी डेट प्लस इनके जो है अध्यक्ष आप लोगों को याद रखने हैं। आपको 3 डेट है, कौन सा, एक तो आपको लिखना है सबसे पहले 9 दिसंबर और आपको 1946 ये डेट, दूसरी आपकी 11 दिसंबर और आपका जो 1946, और तीसरी आपकी जो 13 दिसंबर 1946। ये 3 डेटें आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था कि उद्देशिका, इसका नाम जैसे उद्देशिका हम लोग कैसे कह सकते हैं, ठीक है, या हम लोग यहाँ पर जो है इस प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा किस बात का प्रभाव है या किस बात पर ये ज़्यादातर आपकी आधारित है, तो इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर 3 डेटों को समझना पड़ेगा। एक डेट आपके 9 दिसंबर 1946 है, दूसरी डेट आपकी 11 दिसंबर 1946 है और तीसरी डेट भैया यहाँ पर आपके जो है 13 दिसंबर 1946 है। इन डेट्स में क्या रखना याद कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक, ध्यान रखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखिएगा कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर सन 1946 को, तारीख आपकी 9 थी, महीना आपका दिसंबर का था और वर्ष आपको 1946 का था। इसके बाद में इसी तरीके से आपका पूछता भी है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक किस डेट को हुई, तो बता दीजिएगा कि आपका 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक आपकी कब हुई, तो 13 दिसंबर 1946 को। एक तो केवल सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाएगा इसी से कि पहली बैठक किस डेट को हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न आपका ये आता, मान लीजिए कोई भी आपकी बैठक होती है तो बैठक में कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो उस बैठक को संचालित करेगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि उस बैठक में कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो वहाँ का अध्यक्ष या वहाँ का मुखिया बन करके बैठेगा, ऐसा तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई संविधान सभा की, समझे, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस बैठक में अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उस बैठक में अध्यक्ष कौन थे, तो भैया इसमें एक बहुत ही वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। कौन थे ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी देखिए जो इसकी आपकी दूसरी बैठक होती है तो दूसरी बैठक में ये अध्यक्ष नहीं रहते हैं, बल्कि दूसरी बैठक में जो आपके अध्यक्ष होते हैं तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके पहले राष्ट्रपति थे, बिहारी थे, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दूसरी
जो बैठक हुई थी संविधान सभा की उसके अध्यक्ष बने जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके प्रश्न किस तरीके से आते हैं। देखिए ये जब आपके केवल एक दिन के लिए थे, दूसरी बैठक में यहाँ पर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इसके बाद वो अंत तक जो है इसके अध्यक्ष बने रहे संविधान सभा के। इसके बाद फिर वो अंत तक अध्यक्ष जो है बने रहे। अब यहाँ पर समझिए, तो इसमें से अस्थायी अध्यक्ष कौन था और आपका स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसमें से स्थायी अध्यक्ष तथा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो केवल आपके एक ही दिन के लिए बने थे, तो ये आपके कैसे हो गए थे, अस्थायी अध्यक्ष हो गए थे। और ये फिर आपका जो हमेशा के लिए बने रहे थे तो ये आपके कैसे हो गए थे, स्थायी अध्यक्ष हो गए थे। तो यहाँ से आपका इस तरीके से प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपके जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष किस डेट को या किस बैठक में नियुक्त किया गया था, तो दूसरी बैठक में, और डेट आपकी थी 11 दिसंबर 1946 की। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखिए आपकी बात आती है दोस्तों 13 दिसंबर वाली। 13 दिसंबर को क्या हुआ था, तो 13 दिसंबर को जो हमारे उस तत्कालीन, तो नहीं कह सकते, ये समझ लीजिए कि आपके जो पहले प्रधानमंत्री थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव हमारी इस जो है संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या रखना याद कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी क्या है कि आपके संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो आपका 11 दिसंबर 1946। इस बैठक के अध्यक्ष आपके कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि ये पूछा जाए कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया, तो बता दीजिएगा कि आपका 11 दिसंबर 1946 को। याद हो जाएगा ना। 13 दिसंबर की बात आती है तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और हमारे भारत का जो संविधान है और उसकी जो प्रस्तावना है उसमें से उस उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, तो आपके संविधान की प्रस्तावना में किसका आपका प्रभाव है या किस बात पे आपके किस घटना पर जो है आधारित है, तो जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो उद्देश्य प्रस्ताव पर ज़्यादा आधारित है। याद हो जाएगा ये, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से एक अगला प्रश्न आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। देखिए जब मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, अब उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन संविधान सभा में जो कि बहुत सारे मेंबर्स थे उन्होंने उस प्रस्ताव को कब अपनाया या उन्होंने जो है उस प्रस्ताव को कब मंजूरी दी, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। कैसा प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब अपना लिया था, ठीक है ना, ये कब उसको जो है एक मतलब मंजूरी प्रदान की थी, किस डेट को। तो ये डेट है भैया आपकी, ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी और 1947। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया, तो कब अपनाया था, तो आपका 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। इसी के साथ में एक आपका प्रश्न है जो कि बड़ा डाउटफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है हम लोगों को। 22 जुलाई और 1947 ये डेट एक है जो कि आपका पूछी जाती है, ये हमको कंफ्यूज करता है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, तो हमारा जो प्यारा तिरंगा है, इस प्यारे तिरंगे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो है अपना लिया था। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका जुलाई और जनवरी दो चीज़ें हैं और आपके वर्ष यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब मंजूर किया है, उन्होंने कब अपनाया, तो 22 जनवरी 1947 को। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा ने जो है जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है या जो आपका झंडा है इसको कब
अपनाया तो आपका 22 जुलाई 1947 को। मेरे ख्याल से ये बातें आपको याद हो रही होंगी और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। और साथ ही साथ यदि आपको कुछ लिखना है तो आप नोट्स भी बनाते जा सकते हैं। क्लियर है ना? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर आकर के आना है, यहाँ पर आपको समझना है कुछ बातें। समझना क्या है कि कुछ चीज़ें पूछी जाती है। पूछा ये जाता है भैया कि सबसे ज़्यादा जो ये क्रम लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना, ये आपका जो क्रम लिखा है, कभी कभी पेपर में इन शब्दों का क्रम पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके पेपर में जो है इन शब्दों का क्रम पूछ लेता है, ऐसे करके कि संविधान की प्रस्तावना में उक्ति, संविधान के प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए निम्न शब्दों का सही क्रम, तो केवल आपके इन्हीं शब्दों का क्रम के लिए पूछता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बाद में आपका समाजवादी, उसके बाद में आपका पंथ निरपेक्ष, बाद में आपको लोकतंत्रात्मक और इसके लास्ट में आपका गणराज्य। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को याद रहेगी कि आपका सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य देखो सबसे लास्ट में आएगा। और हमारा गणराज्य किस टाइप का है, तो आपका यहाँ पर लोकतंत्रात्मक है। और हमारे जो आपके गणराज्य की विशेषता क्या है कि पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है। याद रखिए, अभी यहाँ पर आपको मैं कुछ शब्दों का मतलब भी बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहेगा ना? अब देखिए यहाँ से भैया आपके जो कुछ प्रश्न आते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, उस प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, उस प्रस्तावना में आपका कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है तथा कितने प्रकार की समता या समानता की बात कही गई है। इस तरीके से पूछा जाता है कि संविधान ने हमको, संविधान की प्रस्तावना ने हमको कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराए हैं, संविधान की प्रस्तावना ने हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई है तथा कितने प्रकार की समता या समानता भी जो उपलब्ध कराई है। तो देखिए इसको याद रखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और उसके बाद में आपका राजनीतिक न्याय। तो ध्यान रखिएगा कि हमको जो संविधान ने न्याय प्रदान किए हैं प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और उसके बाद में भैया आपका क्या हो गया, राजनीतिक हो गया। याद रखिए, कम से कम संख्या आपको याद रखनी है और साथ में यदि ऐसे हो सके या तो इसको भी याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो काउंट करिएगा। एक विचार हो गया, दूसरा यहाँ पर अभिव्यक्ति हो गया, तीसरा विश्वास हो गया, चौथा धर्म होगा, पांचवा यहाँ पर आपकी उपासना। तो यहाँ पर कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमारे भारत की प्रस्तावना, तो भारत की प्रस्तावना हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद समझ लीजिए कि यहाँ पर कितने प्रकार की समता है यानी कि समानता है, तो प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, ठीक है ना, कि हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बराबर रहता था, उसको समान रूप से अवसर प्रदान हो, इस प्रकार की समानता भी हमारे भारत के संविधान ने हमको प्रदान की है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को याद हो गई होंगी। इनका सारे का एक प्रकार से रिकैप कर लीजिएगा कि भारत मतलब विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया, तो अमेरिका ने। हमारे जो देश की जो संविधान सभा थी उसने जो है प्रस्तावना के विचार को किस देश के संविधान से लिया है, तो आपका अमेरिका के संविधान से। लेकिन हमारे प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा आपके किस देश के संविधान से अपनाई गई हुई है, तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है ना। आपके संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपके जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, ठीक है। और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो अध्यक्ष के तौर पर किस डेट को चुना गया, तो आपका 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था क्या कि इस डेट को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है अपने संविधान सभा के सामने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये भी आपका प्रश्न आता है कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस डेट को रखा था संविधान सभा के सामने, तो आपका 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव फिर आपका
किस तारीख को संविधान सभा ने अपना लिया था? तो किस तारीख को? तो भैया देखिए यहाँ पर दिसंबर के बाद जनवरी का आता महीना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को, 46 के बाद आपका 47 आएगा ना, तो 22 जनवरी 1947 को याद रहेगा। एक डेट है जो कि बड़ा कंफ्यूज करती है हम लोगों को, 22 जुलाई 1947। इस डेट को क्या हुआ था? तो इस डेट को हमारी संविधान सभा ने प्यारे तिरंगे को क्या किया था? अपनाया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ये शब्दों का कभी कभी आपका क्रम में पूछ लेता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ध्यान रखिए। इसके बाद में 3 प्रकार के ये कि हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमको कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता तथा कितने प्रकार की समता या समानता प्रदान की गई है। तो न्याय आपका कितना है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। आपके यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता कौन सी? तो आपके 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता देखिए कितने प्रकार की है? तो प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। इतनी बातें आपको याद हो गई ना? ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि कुछ शब्दों का मतलब क्या होता है। कभी कभी आपका पूछ लेता है, कभी कभी आपका पूछ लेता है कि कुछ शब्दों का मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझना है भैया। इसको लिख सकते हैं, और अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के जो भी वीडियोज है उनको देखिएगा ज़रूर। तो अब आपको यहाँ पर इन शब्दों को मतलब समझना है। सबसे पहला देखिए आपको समझना है, यहाँ से इस उक्ति से समझना है कि हम भारत के लोग, ठीक है, इसको समझना है। और यहाँ से आपके 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो ये पूछता है कि भारत का संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, या भारत के संविधान को अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए ये जो लिखा कि हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि पूरे जो संविधान को बनाया है तो भारत के लोगों ने ही बनाया है। इसका मतलब यही है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के ने तो नहीं, लेकिन क्या कुछ लोगों ने जरूर बनाया था जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन उसको इस तरीके से लिखा गया है जिसका मतलब यही है कि भारत के संविधान को भारत के लोगों ने ही बनाया है। और इसलिए भारत का संविधान जो शक्ति प्राप्त करता है तो आपका भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान भारत की जनता से ही शक्ति को प्राप्त करता है। ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है। तो भैया भारत की जनता से ही जो भारत के संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। और हम भारत के लोगों का भी मतलब भी कुछ इसी प्रकार का है कि इसका मतलब है कि भारत के संविधान को ताकत या शक्ति जो पावर प्राप्त होती है तो आपका केवल भारत के लोगों से प्राप्त होती है। अगली बात यहाँ पर आपको समझना ये है कि आपका प्रभुत्व संपन्न, इस प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब क्या है। कभी कभी यहाँ से भी आपका पूछ लिया जाता है। आपका प्रश्न आता है कि संप्रभुता शब्द का तात्पर्य होता है। तो संप्रभुता शब्द का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति या कोई राष्ट्र या कोई राज्य किसी दूसरे राष्ट्र या राज्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो अपने खुद के निर्णय लेने के लिए स्वयं संपन्न है। इसका मतलब ये होता है। देखिए समाजवादी शब्द का मतलब भी आता है कभी कभी। तो समाजवादी का मतलब ये कि हमारे जो भी संसाधन है उन सब पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि समाज के सभी लोगों का क्या है, अधिकार है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है यहाँ से पंथ निरपेक्ष शब्द से कि पंथ निरपेक्ष या आपके धर्म निरपेक्ष का मतलब। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब यही समझ लीजिए, इसका तात्पर्य होता यह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि राज्य जो सभी धर्मों को बराबर रूप से मानता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ये आपके पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है। समटाइम्स ऐसे करके भी आपके प्रश्न पूछ लेते हैं। बाकी देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न आता है जैसे गणराज्य। तो गणराज्य शब्द का मतलब भी कभी कभी आपका पूछता है। तो आपके गणराज्य का मतलब ये है कि राज्य का या राष्ट्र का जो भी संवैधानिक प्रमुख होगा वह आपका वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वह जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होगा। गणराज्य का मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी पोस्ट है या सबसे जो संवैधानिक जो सबसे बड़ा जो आपका संवैधानिक पद होता है वो आपका राष्ट्रपति का होता है। और देखिए राष्ट्रपति क्या है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आपका वंशानुगत हो, मतलब किसी एक ही वंश का व्यक्ति राष्ट्रपति बने, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो जो जनता के द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो गणराज्य का मतलब भी कभी कभी आपका पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा कि गणराज्य का मतलब, तो गणराज्य का मतलब है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनैतिक न्याय, ये मैंने आपको बता दिया था कि 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता समझ लीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता समझ गए आप लोग, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए हमारा जो संविधान कब अपनाया गया था और आपका कब लागू हुआ था, यहाँ से देख लीजिए आपकी 2 डेट हैं। एक तो आपका 26 नवंबर वाला है, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949, एक तो ये डेट आपकी है, और एक आपका भैया 26 जनवरी 1950। ये 2 डेटें हैं जो कि कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि आखिरकार संविधान कब लागू हुआ, इस टाइप के प्रश्नों को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी आपका लिखा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यदि आपका कभी प्रश्न में सवाल आ जाए कि संविधान को किस तारीख को अंगीकृत किया गया, ध्यान रखिए कि संविधान को किस तारीख को अंगीकृत किया गया, तो आपका जो कब होगा 26 नवंबर 1949 को। किस तारीख को अधिनियमित किया गया, तो आपका 26 नवंबर 1949 को। किस तारीख को आपका आत्मार्पित किया गया, तो भी आपका 26 नवंबर 1949 को। देखिए इन्हीं शब्दों से आपके प्रश्न बनते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आपका आत्मार्पित। तो आपका 26 नवंबर 1949 को। दूसरे यहाँ पर आपको शब्द रखने याद, आंशिक तौर से और आपका पूर्ण रूप से, ठीक है ना। अब जैसे आपका आ जाए आंशिक रूप से और आपका पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से और आपका पूर्ण रूप से, तो आपका संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ और आपका आंशिक रूप से कब लागू हुआ। तो जब आंशिक का भी कह दे तब भी आप लोगों को यही डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 की, क्योंकि इस डेट को जो है केवल हमारे 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, बाकी के जो भी शेष अनुच्छेद थे उन सबको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो यदि ऐसे करके प्रश्न आ जाए कि आंशिक रूप से किस डेट को लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो आपका 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। इसके बाद यदि कभी केवल इतना आ जाए कि संविधान कब लागू हुआ, तो लागू होने की तारीख भी आप लोगों को 26 जनवरी 1950 ही बतानी है। तो लागू होने की या आपका पूर्ण रूप से लागू होने की तारीख आपका 26 जनवरी 1950, बाकी आंशिक रूप से तो आपका 26 नवंबर 1949, अंगीकृत, अधिनियमित और आपका आत्मार्पित शब्द आ जाए तब भी आप लोगों को 26 नवंबर 1949। इतनी बातें आप लोगों को याद हो गई। एक बात इसके लास्ट पॉइंट है, इसको और ज़रा समझ लीजिएगा, इसके बाद फिर हम आप लोगों से विदा लेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे भारत की जो संविधान है और उसका जो प्रस्तावना है उसमें से कितनी बार संशोधन किया गया है, उसमें से कितनी बार आपका संशोधन किया गया है। तो भैया याद रखिएगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में केवल आपका 1 बार संशोधन किया गया है। केवल कितनी बार? 1 बार ही मात्र आपका संशोधन किया गया है। और वो भी कब हुआ था? तो वो भी आपका जो है आपका 1976 में। और आपका जो कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन था। आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही केवल 1 बार इस भारत के संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और इस संशोधन में क्या परिवर्तन किया गया, ये बहुत आपका प्रश्न आता है। तो यहाँ पर आपको 3 शब्द, एक तो आपका समाजवादी और आपका यहाँ पर पंथ निरपेक्ष और लास्ट में आपका यहाँ पर जो है अखंडता, ठीक है ना। ये 3 शब्द आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। तो यहाँ देखिए प्रश्न आपके किस तरीके से आते हैं कि अब तक भारत के संविधान में संशोधन केवल कितनी बार किया गया? तो मात्र आपका 1 बार किया गया।
कब किया गया? 1976 में किया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन था। और ये आपके इस संशोधन में क्या नया हुआ, मतलब किस किस प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया था कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में भारत की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपके अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। यह तो आपका प्रश्न आएगा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल में कौन से शब्द नहीं थे। मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ये आपके मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी बातें ये याद हो गई होंगी। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया। तो इन्हीं शब्दों से आपका प्रश्न आता है। आंशिक तौर से भी आपका कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। पूर्ण रूप से आपका कब लागू हुआ? तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यदि केवल ये आ जाए कि आपका लागू कब हुआ, तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज तक संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो केवल एक बार। कब किया गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपका 42वां। किस प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया? तो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपके अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, आपके ज़्यादातर यही प्रश्न आते हैं जो मैंने आपको अभी प्रश्न के फॉर्म में बताए हैं। और यदि आप पूरा वीडियो देखते तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और यदि आपको एक बार में नहीं जैसे कंप्लीट होता है तो आप उसको रिवीजन के तौर पर एक बार और भी सुन सकते हैं, ताकि आपको बातें बिल्कुल क्लियरली रट जाएं। अब अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। देखिए, पहले आपको क्या है कि मोटा मोटा कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी, जिससे कि आपके आगे पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगी। जैसे कि आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना साथ में आपका अनुच्छेद, आपकी अनुसूचियाँ हैं, प्लस आपके कुछ भाग वगैरह, पहले ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इसके बाद में फिर बाकी बातें आपको ऐसे क्लियर कर दी जाएंगी। और आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मंडे से आपका 3 दिन हिंदी और आपका 3 दिन संविधान की वीडियो आपको पर डे मिलेंगे, जो कि आपके बहुत सी परीक्षाओं में काम आएंगे। और पूरा कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप बेशक कमेंट करिए। आप सबके लिए हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।